आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ओके। और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक सेक्शन को, राइट। एंड हमने कवर किए थे 15 क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स को ही। तो यहाँ पे मैं आपसे फिर से वही चीज कहूंगा, या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना ही रिवाइज करेंगे जो हमने पहले कवर किया था। और ऑल्सो हम जैसे कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट जो है वो ये है कि हम सेम रूल फॉलो करेंगे 40, 30, 28, 50 सेकेंड्स वाला, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन टाइप पे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन्फ्लेशन के दौरान जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए या फ्लक्चुएट होने चाहिए। ऑलराइट, 40 सेकेंड्स आपके पास सोच का आंसर करने के लिए, क्योंकि ये एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसलिए आपके पास 40 सेकेंड्स है सोच का आंसर करने के लिए। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. The time's up. So correct answer हो गया आपका ए। सो इन्फ्लेशन के दौरान जो टैक्स रेटेड है वो लगभग बढ़ जाते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेशन बेसिकली आपका होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ओके। जब भी यहाँ पे राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में तो ये होती है इन्फ्लेशन। तो मान लीजिए अगर यहाँ ₹10 हुए किसी क्वांटिटी प्राइस के और फिर ये हो जाए ₹20, तो क्या हुआ यहाँ पे? जो जनरल प्राइस लेवल था उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पार्ट हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन का, ओके। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो जो जनरल फिनोमेना है यहाँ पे इन्फ्लेशन के पीछे वो है डिमांड, जो कि ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, ओके। ये सबसे जनरल फिनोमेना है। जब भी यहाँ पे डिमांड जो है वो हाईयर होगी सप्लाई से, तो यहाँ पे हमेशा कंडीशन होगी इन्फ्लेशन की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मेन फैक्टर क्या होता है जिसके द्वारा जो डिमांड है वो बढ़ जाती है कमोडिटी की। तो बेसिकली ये होता है आपका फैक्टर ऑफ मनी, या फिर आप कह सकते हैं मनी सर्कुलेशन भी। जब भी यहाँ पे हाई मनी सर्कुलेशन होगा मार्केट में, यानी इसका मतलब होगा पीपल जो है वो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा खर्च करेंगे। और जब भी ज्यादा खर्चा होगा तो डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मनी सप्लाई है वो डिमांड को तो इंक्रीज करती है, लेकिन जो सप्लाई फैक्टर है वहां से इतनी जल्दी सप्लाई मैचअप नहीं हो पाता। इसी वजह से डिमांड क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस लेवल जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जो टैक्स रेट होते हैं जनरली जो अप्लाई होते हैं लोन्स पे, ऑलराइट, या फिर इनकम्स पे, तो बेसिकली क्या होता है कि जब इनको बढ़ा दिया जाता है, यानी लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, कम डिस्पोजल इनकम होगी, और जब उनके पास कम डिस्पोजल इनकम होगी, कम खर्च करने को होगा, तो मनी सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, और कंडीशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम, यानी D = S। ऑलराइट, तो इसीलिए टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज होने चाहिए ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, ओके, टू चेक द मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट। ऑलराइट, अब कि बिगेस्ट टेक्स पेइंग सेक्टर कौन सा है इंडिया में? एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि पार्ट है आपका सर्विसेज का। बैंकिंग सेक्टर भी आपका पार्ट है सर्विसेज का।
इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और मैं आपको एक बिगेस्ट हिंट भी दे चुका हूं जिससे आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा। टाइम शो होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सेक्टर है। जो कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो लगभग 45% जो है हमारी वर्क फोर्स की या वर्किंग पॉपुलेशन जो है, और जब मैं बात करता हूँ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में तो बेसिकली मैं बात कर रहा होता हूँ उन लोगों की जो कि पढ़ते हैं आपके 15 साल से 60 साल के बीच में। ओके, सो 45% जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो एंगेज होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो बिगेस्ट सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, और आप कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिगेस्ट सेक्टर है, इसके पास मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं है, इसके पास मैक्सिमम शेयर नहीं है जीडीपी में। तो ऐसा क्यों है? रीजन है जो इनकम है जो जनरेट होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद एग्रीकल्चर एंड द सर्विस सेक्टर। ओके, और यदि इनकम हाई है तो जो टैक्स है वो भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपए आपकी इनकम है, 10% इंटरेस्ट है, तो आपका जो टैक्स हो गया वो 100 रुपए हो गया। ऑलराइट, लेकिन अगर 10,000 आपकी इनकम है, सेम रेट पे आप कितना पे करेंगे? 1000 रुपए पे करेंगे। ओके, तो इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी जो इनकम हाई होगी जो टैक्स वो भी हाई हो जाएगा, और इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिगेस्ट टैक्स पेयर सेक्टर होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट आउट टू बी। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्या किसके लिए है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए, पॉजिटिव के लिए है, मॉनेटरी के लिए है, या फिर फिजिकल इकोनॉमिक्स के लिए है? 40 सेकेंड से सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 द टाइम्स अप। तो बेसिकली ये पार्ट होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ओके, अब अगर हमें रियली इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिजिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ में अवेयर हैं तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में अवेयर होंगे, और ये क्यों इसके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अंडर आता है वो भी हम जानेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट है हमारा कि अगर हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ये होती है आपकी आइडियोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स। जनरली ये डील करती है फैक्ट्स के साथ में कि कैसे चीजें हो सकती हैं, ना कि कैसे चीज एक्चुअली हो रही है। ओके, ये जनरली डील करता है आइडियोलॉजी के साथ में, याद रखिएगा। ऑलराइट, ओके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये डील करता है रियल टाइम इकोनॉमिक्स के साथ में कि क्या एक्चुअली में ऑन ग्राउंड हो रहा है। ऑलराइट, तो रियल टाइम सिनेरियो से डील करता है। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में तो बेसिकली डील करता है आपका मनी सप्लाई के साथ में, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरली डील करता है ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से।
जब हम बात करते हैं फिजिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, तो बेसिकली ये डील करता है फाइनेंशियल टर्म्स के साथ में, और आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के साथ में। तो याद रखिएगा, जो इन्फ्लेशन होती है और जो डिफ्लेशन पार्ट होता है आपका, वो बिलोंग करता है मनी सप्लाई से। ओके, लेकिन जो टैक्स रेट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके फिजिकल इकोनॉमिक्स से। ऑलराइट, तो जब हम बात कर रहे होते हैं स्टेटमेंट के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स जो है व्हाट इट आउट टू बी, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली बिलोंग करता है आइडियोलॉजिस्ट अप्रोच से। ओके, और जैसे कि हमने देखा कि जो आर्योलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स होती है वो आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर, सो ऑटोमेटिकली ये जो स्टेटमेंट है ये भी ए के पास ही पहुंचेगा। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें आज समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एक्सेस ऑफ प्राइस होता है जो पर्सन पे कर रहा है रेदर देन फॉरगो द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस, प्रॉफिट, प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस। 40 सेकेंड सोच के आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, प्रोड्यूसर सरप्लस। कैसे? अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा जो एक्सेस ऑफ प्राइस होता है जो पर्सन पे कर रहा है उस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी को फॉरगो करके, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो कंजप्शन है कमोडिटी का वो उस प्राइस के मुकाबले जो उसने पे कर दिया। ओके, ऑलराइट, यानी इसका मतलब हुआ कि आपने 100 रुपए दिए किसी चीज के लिए, लेकिन जो यूटिलिटी थी या यूसेज था उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो सिर्फ ₹50 था। यानी मतलब क्या हुआ कि लगभग 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए जिसकी यूटिलिटी भी नहीं थी। तो बेसिकली ये होता है लॉस होता है कंज्यूमर का, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वो ज्यादा दे रहा है लेकिन उसको मिल कम रहा है। ऑलराइट, और ये होता है आपका प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसर, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है कम पर कमा रहा है ज्यादा। चलिए उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ज्यादा कि ये है प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका कोई चीज, जैसे मान लीजिए 50 रुपए की। ओके, और 20 रुपए प्रॉफिट लगा रहा है उस पर और बेच रहा है उसको ₹100 में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब 50 यूटिलिटी थी, 20 प्रॉफिट था, 100 प्राइस पे हो गया। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ अगर हम माइनस कर लें 100 माइनस 70, 30 रुपीज जो है उसके एक्स्ट्रा है। तो ये जो वो पर्सन है जो कि चीजें खरीद रहा है, ओके, कितना पे कर रहा है? 100 रुपए पे कर रहा है, लेकिन जो यूटिलिटी है वो कितनी है? सिर्फ 20। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि 50 जो है वो एक्स्ट्रा पे कर चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 15 जो है वो यूटिलिटी थे, 20 प्रॉफिट था, फाइनल प्राइस 100 रुपए हो गया। सो 30 रुपए जो था प्रॉफिट को बढ़ाने के बाद और प्रॉफिट को इंक्लूड करने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये जो प्राइस था और ये जो यूटिलिटी थी वो मिसमैच हो गए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब हम ऑफिशियल चेंज के पास जाते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, देन इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
रिवैल्यूएशन है एंड डिफ्लेशन। 30 सेकेंड से सोच कर आंसर करने के लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। ऑलराइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के करेंसीज होती हैं। पहली होती है डोमेस्टिक, सेकंड होती है हमारी फॉरेन करेंसी। ऑलराइट। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम बात करते हैं रुपीस के बारे में, तो एज एन इंडियन जो रुपीस है वो होते हैं हमारी डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉलर्स के बारे में, रूबल्स के बारे में, तो बेसिकली होते हैं फॉरेन करेंसीज। ऑलराइट। सो जो एक्सचेंज रेट होता है बेसिकली वो होता है रेशो। जैसे $1 जो है वो इक्वल है आपका 80 रुपीज के, तो ये हो गया 1:80। ठीक वैसे ही अगर हम 1 रुपीज को बोल दें कि वो इक्वल है 0.83 रूबल, तो यानी ये हो गया 1:0.83। तो जो एक्सचेंज रेट होता है बेसिकली वो ये होता है कि कितनी डोमेस्टिक करेंसी आपको देनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको कितनी फॉरेन करेंसी मिलने वाली। ऑलराइट। तो इस केस में आपको 80 देने पड़े तो आपको $1 मिल गया। इस केस में आपको 0.83 दिया तो आपको 1 रूबल मिल गया। ऑलराइट। तो जो रिवैल्यूएशन होती है ये होती है एप्रोप्रिएट टर्म। रिवैल्यूएशन जो होती है ये होती है एप्रोप्रिएट टर्म। एप्रिसिएशन कंडीशन कब होती है? जब आपको डोमेस्टिक करेंसी कम देनी पड़े, ऑलराइट, और आपको मोर फॉरेन करेंसी मिले। ऑलराइट। रूबल के केस में ये होता है क्योंकि आप 0.83 दे रहे होते हैं और आपको कितना मिल रहा है? 1 रूबल मिल रहा है। ओके। ठीक वैसे ही जो डेप्रिसिएशन होती है वो कंडीशन होती है जब आपको ज्यादा देना पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी को और आपको कम फॉरेन करेंसी मिलती है। तो अगर आपको 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं पर आपको मिल रहा है सिर्फ $1। रिवैल्यूएशन जो होता है बेसिकली ये होता है चेंज इन द एक्सचेंज रेट, और डिफ्लेशन क्या होता है बेसिकली? लो जनरल प्राइस लेवल। ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। 6 क्वेश्चन हमारे पास है। जो इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ को किसके फेवर में? पेंशनर्स, पुअर्स, मिडिल क्लास या रिच? 30 सेकंड आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए और टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। इन्फ्लेशन जो होता है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को और वेल्थ को इन फेवर ऑफ रिचर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर जो प्राइस है कमोडिटी का बढ़ रहा है तो किसको बेनिफिट कर रहा है? कंज्यूमर को? नहीं, कभी नहीं करेगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसके मजे आ जाएंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा। ओके। और जो प्रोड्यूसर है वो होगा अमीर आदमी। तो इसी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और वेल्थ को इन फेवर ऑफ विच, क्योंकि जनरली ये होते हैं प्रोड्यूसर जिन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये बिलोंग करती हैं कंज्यूमर से। ऑलराइट। चलिए अब आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फ्रेंच बेनिफिट टैक्स होता है कि बजट में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2003 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में या 6 से 7 में? ऑलराइट। तो
इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 सेकंड है सोच कर आंसर करने के लिए। 30 मिनट 20। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। तो बेसिकली 2005 से 2006 का टाइम था जब जो फ्रेंच बेनिफिट टैक्स था वो इंट्रोड्यूस हुआ। ऑलराइट, तो फ्रेंच बेनिफिट टैक्स होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है? ऑलराइट, तो बेसिकली ये होता है आपका टैक्स जो कि एम्प्लॉयर के ऊपर होता है और उसको देना होता है ऐसे सर्टेन बेनिफिट्स के तौर पे टू एम्प्लॉयज। ऑलराइट, बेसिकली अगर हम बात करें लार्ज कॉर्पोरेशंस के बारे में या बड़ी कंपनीज के बारे में, ऑलराइट, या एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, तो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ वो क्या करते हैं, कई सारी चीज देते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, हाउस अलाउंसेस हो गए आपके, और वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एमिनिटीज हो गए और बेनिफिट्स हो गए जो वो देते हैं। ऑलराइट, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकें। ऑलराइट, लेकिन इनको प्रोवाइड करने के लिए उन्हें कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं अथॉरिटीज को, और जो टैक्सेस होते हैं इनको हम जानते हैं फ्रेंच बेनिफिट टैक्स के तौर पे। सिंपल मतलब हुआ कि ये एम्प्लॉयर पे आते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, और अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कई सारी चीजें दे रही है अट्रैक्ट करने के लिए यूथ को, तो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ टैक्सेस अथॉरिटीज को देने पड़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, जो परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स होती हैं इंडियन कंपनीज में, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा की जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन शॉर्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पीआई इन शॉर्ट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, और आप इसको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लियरली कि ये होती है आपकी नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए 20 सेकंड है आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कंपनी में या कंट्री में, ये बेसिकली शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी इंडियन कंपनीज की जो कि लिस्टेड होंगी कहाँ पे, स्टॉक मार्केट्स में। ऑलराइट, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम एनएसए के नाम से भी जानते हैं, जो कि टॉप 50 इंडियन कंपनीज को होल्ड करता है। ऑलराइट, और या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि बीएसई के नाम से मशहूर है और जो कंप्राइज करता है 30 इंडियन कंपनीज को। ओके, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो इन इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स को खरीदते हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, ताकि ये जो होते हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते थे कंट्री में। बेसिकली ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदते हैं इन कंपनीज के, ताकि जो कंट्रीज ये कंपनीज हैं बेसिकली ये उस पैसे का इस्तेमाल करें और बिजनेस करें और इनको पीछे से बेनिफिट मिलता रहे। तो ये होता है इनडायरेक्ट। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर ये जो पर्सन है ये डायरेक्टली ₹50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देता है इंडिया में, तो
ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, लेकिन कि मान लीजिए अगर ये इंडिया है और ये पर्सन जो है ये डिनोट करता है इंडियन कंपनी को और दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट को, तो 50 लाख डायरेक्टली लगाने के दौरान कंट्री के दौरान इसने क्या करा, इसने इंडियन कंपनी को पकड़ा दिए और इस इंडियन कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया कंट्री के अंदर और उस बंदे को जिसने 50 लाख दिए थे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास कि मोनोपोलिस्ट रिसोर्ट्स टू प्राइस डिस्क्रिप्शन डिपेंडिंग अपॉन होता है किस चीज पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, डिमांड पे, लॉ ऑफ डिमांड पे या लॉ ऑफ सप्लाई पे। ऑलराइट, 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, ऑफ डिमांड पे। ओके, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं लास्ट रेट सप्लाई के बारे में तो ये होता है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। इसको सप्लाई कर लीजिएगा ऊपर और फिर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। तो अब हम बात करते हैं लास्ट रेट ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो सिंपली कहता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएंगे जो डिमांड है वो कम आ जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएंगे सप्लाई है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे होगा हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट्स। ओके, तो याद रखिएगा कि जब भी मोनोपोलिस्ट होता है यहाँ पे और जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो जनरली डिपेंड होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे और चेंज इन प्राइस पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ये इसेंशियल फीचर है किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, मिक्स इकोनॉमी या डियोल इकोनॉमी। 15 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए, क्योंकि ये 1 गो क्वेश्चन है और टाइम शो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, ये होती है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, क्योंकि भले मान लीजिए मैन है, मशीन है, मटेरियल है, लैंड है या कोई भी चीज़ है, वो सब लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में। तो जो इनको प्लान करना है वो क्या होता है, बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग्स द पीपल, ताकि सबके पास इक्वल आउटकम मिल सके। ओके, तो ये है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। वहीं पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कहती है कि लोगों को फ्री छोड़ देते हैं और मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई की वो डिसाइड करेंगे कि कैसे रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और जो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आएगा आपका दोनों का, सोशलिस्ट का भी और कैपिटलिस्ट का भी। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय बर आयोग आरबीआई जो है किससे रिलेटेड है, ड्रॉट एंड फ्लड से, पॉवर्टी एंड एलिवेशन से, फ्लड से या डिजास्टर मैनेजमेंट से। 20 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, फ्लड से। ऑलराइट, अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो ये बाढ़ है। ओके, बाढ़, और हम बाढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड्स। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है बेसिकली ये ऑटोमेटिकली फ्लड से ट्रीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग जो है एग्जांपल है किसका, मिक्स बॉन्ड का, सोशल बॉन्ड्स का, प्राइवेट बॉन्ड्स का या मैरिट बॉन्ड्स का। 15 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका मेरिट बॉन्ड्स। ओके, जो मेरिट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली ये होती है आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का। ऑलराइट, तो बेसिकली लो कॉस्ट हाउसिंग जो होती है ये कुछ टारगेटेड लोगों को दी जाती है जो कि एलिजिबल होते हैं इस बेनिफिट को लेने के लिए। ओके, और आप कह सकते हैं कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हाउसेस को। ऑलराइट, तो उन लोगों के लिए बेसिकली जो लो कॉस्ट हाउसिंग है ये पर्पस्ड होती है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, कंजप्शन जो होता है सिर्फ इंजॉय करने के लिए सोशल एक्नॉलेजमेंट को उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल हो गया, सोशल हो गया, कंसपिशियस हो गया, या डेमोन्स्ट्रेशन कंजप्शन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, कॉन्स्पिकस कंजप्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं और अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि फॉर ऑब्स्टेनेशियस के लिए, दिखावे के लिए, या फिर आप बस लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा है और आप खर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन, क्योंकि आप चीज़ों को बाय तो कर रहे हैं लेकिन जो आपके काम की है ही नहीं, या फिर आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको ले रहे हैं, या फिर सोशल एक्नॉलेजमेंट के लिए चीज़ों को खरीद रहे हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग इकोनॉमिक्स थे जिनको हम कंसीडर करते हैं मास्टर ऑफ पार्शियल एनालिसिस के। ये भी 1 को क्वेश्चन है, 15 सेकंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। ओके, और टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th टाइम्स अप। तो आंसर है बी, अल्फ्रेड मार्शल। ये वो इंसान थे जिन्होंने पार्शियल एनालिसिस दिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया मेकिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स DTAA विद अदर कंट्रीज किस चीज के प्रमोशन के लिए? बायलैटरल ट्रेड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 20 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स अप। सो बेसिकली करेक्ट आंसर है इसका बायलैटरल ट्रेड। ओके, सो बेसिकली जो डबल टैक्सेशन प्रिंसिपल है वो कहता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, ए है और बी है, और अगर यहाँ पे लोग हैं जो कि ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मैं टैक्स ए में दे चुका हूँ और मुझे वही टैक्स फिर से बी में देना पड़ जाए, तो क्या होगा? जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 जगह टैक्सेस देने पड़े हैं। ऑलराइट, उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, कंट्री ए में जो टैक्स है वो 20 है और कंट्री बी में भी 20 है, तो ऑलरेडी जो मेरा प्राइस है वो 140 क्रॉस कर चुका है। और अगर मैं 10 रुपए का प्रॉफिट लगा दूं तो प्राइस हो जाएगा 150। ऑलराइट, और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखूंगा ए एंड बी के, तो जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, अबाउट 100 रुपीज, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंट्री को टैक्सेस दे रहे हैं, ये 2 कंट्रीज को टैक्सेस नहीं दे रहे। ऑलराइट, लेकिन क्या होता है इसकी वजह से जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि इंडिया में आ सकते थे, रीजन क्या है? क्योंकि जब बाहर का बंदा अपने कंट्री में टैक्स पे करने के बाद इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है, तो डायरेक्टली वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट होगा जो कि सस्ता होगा, 100 रुपये में होगा, तो जो बायर वो 100 रुपये के ले जाएगा वो 150 रुपये में नहीं जाएगा।
राइट। तो इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने साइन किया था DTAA कुछ कंट्रीज के साथ में। यानी मतलब हुआ कि ए और बी अगर दो कंट्रीज हैं, बी कंट्री इंडिया है, अगर पर्सन जो है ए से वो इंडिया में कुछ बेचना चाहता है, ऑलराइट, तो उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे सिर्फ अपनी कंट्री में, ऑलराइट। यानी मतलब हुआ 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट थी, 20 रुपये का टैक्स लग गया, ऑलराइट, एंड 10 रुपये का प्रॉफिट लग गया, तो कितना हो गया, 140 हो गया, 130 सॉरी। तो जो मेरा प्रॉफिट हो गया वो 20 रुपीज़ हो गया क्योंकि मैंने बढ़ा दिया। और प्रीवियस में मेरा प्रॉफिट जो था वो सिर्फ 10 था, कि यहाँ पे टैक्सेस कम देने पड़ गए तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, ऑलराइट। तो इसीलिए DTAA साइन किया गया था, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ डिस्कस किए, और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।